हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो एकदम। हमने लास्ट टर्न पे रिवीजन सीरीज में लेक्चर 1 कर लिया था। लेक्चर 1 में हमने एल्युमिनियम की पूरी रिएक्शन पढ़ ली थी, है ना। अब बारी है, पता है किसकी? बोरॉन की बारी है। बोरॉन को अब फोड़ेंगे, जो भी बोरॉन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उन सब के बारे में अपन पढ़ाई करने जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज बोरॉन से, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अपने को अच्छे से करना है सारी चीजें। ग्रुप नंबर 13 आज हम समाप्त कर लेंगे, ठीक है। समझो, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है AlCl3 के बारे में और BS3 के बारे में, कि ये क्या कौन सा इनका फॉर्म होता है? मोनोमर फॉर्म। कैसा फॉर्म होता है? मोनोमर फॉर्म। दे आर अनस्टेबल इन मोनोमर फॉर्म, पहली चीज। तो ये क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। अब समझना जरा गौर से, ये मोनोमर से डाइमर क्यों बनाते हैं? थ्रू ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब एक लाइन अगर आपको बोलूं तो याद रखोगे, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई बीवी? अरे भाई वो बीवी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये लोग बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ये लोग क्या नहीं कर सकते? बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। क्या कर सकते? बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी के लिए ये कहीं ना कहीं से ये रास्ता ढूंढते हैं कि मुझे दूसरी बीवी मिल जाए, यानी कि ब्रिज बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बेटा? ब्रिज बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग का। वही कहने का मतलब ये है कि जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। अच्छा सर, मतलब बैक बॉन्डिंग मतलब घर के पीछे जाके बॉन्डिंग, और ब्रिज बॉन्डिंग मतलब शिमला वाले ब्रिज पे जाके बॉन्डिंग? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहली चीज सुनो, जो पहली बीवी यानी कि जो पहला बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी कि ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। तो BS3 और AlCl3 याद रखना, AlCl3 गैस जो होता है वो डाइमर बनाता है। AlCl3 जो सॉलिड में अगर हम बात करें तो वो पॉलीमर बनाता है, ठीक है। गैसियस फेज में वो डाइमर बनाता है, सॉलिड फेज में वो क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? BS3 और AlCl3 दोनों बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते थे, सहारा लेना पड़ा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो उन्होंने सहारा किसका लिया? ब्रिज बॉन्डिंग का सहारा लिया। तो पहली बीवी जो नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मोनोमर से क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। मोनोमर बोले तो BS3 की अगर हम बात करें, BS3 है, AlCl3 है, ये क्या बनाएंगे? B2S6 बनाएंगे, Al2Cl6 बनाएंगे। इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, किसके थ्रू बनाते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हेलोजेंस आर बेटर लिविंग ग्रुप। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, हेलोजेंस जो होते हैं यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या होते हैं? एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा गौर से आगे चलिए और देखिए चीजों को। B2S6 के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, डेट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सबसे पहली चीज जेईई मेंस 2019 ने भी पूछा था, नीट ने भी कई दफा पूछा इस क्वेश्चन को, कि B2S6 के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितने प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें अभी अपन चर्चा करेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। बोरॉन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला कंपाउंड आता है दैट इज B2S6। और B2S6 को जब हम सोचते हैं तो हमें एक चीज बहुत तरीके से पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो होता क्या है, ये एक बोरॉन, ये दूसरा बोरॉन, और इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अब जरा गौर से समझना, ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है। जब ये वाला इधर की तरफ जाता है तो ये वाला इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ। एक्चुअल में होता क्या है, ये हाइड्रोजन है एक का ही, ठीक है, लेकिन जब ये डाइमर बनाते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा गौर से समझना, बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, जाहिर सी बात है। लेकिन सेंटर कितने यहां पे अगर आपको नजर आए, अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, और ये तीसरा सेंटर, क्या होता है? 3 सेंटर। क्या मैं आपको बात समझ में आई? 3 सेंटर्ड कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही होते हैं। तो यहां पे इसको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला जाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे कितने बॉन्ड हैं? तो 1 2 3, ये 3 सेंटर एक बार मिले, दूसरी बार 1 2, और ये होता है 3 सेंटर एक बार मिले। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। अब अगर मैं बात करूं बोरॉन और हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये होता है हाइड्रोजन टर्मिनल। इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन टर्मिनल। इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन टर्मिनल। तो यहां पे सेंटर की अगर हम बात करें तो 2 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन।
तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होता है? 2 होता है। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। और इसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बोलो बच्चों, टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं। इसको टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं? ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। तो ब्रिज बॉन्ड कितने? ब्रिज बॉन्ड कैसा होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 3 एटम के बीच में 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसके अंदर टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं? तो 4 हैं। वो कैसे होते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो यहाँ पे 2 है। मेरी बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में? तो जाहिर सी बात है, सोचो 3 न्यूक्लियस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि 2 न्यूक्लियस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब एक चीज बताओ, 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है डेंसिटी यहां ज्यादा। अच्छा, डेंसिटी जहां ज्यादा, रिपल्शन भी वहीं पे ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है यार, डेंसिटी जहां ज्यादा है रिपल्शन वहीं ज्यादा होगा। समझ रहे हो? डेंसिटी जहां ज्यादा, रिपल्शन वहीं ज्यादा। तो रिपल्शन कहां ज्यादा होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, इसको दूसरे नजरिए से भी आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? कि भाई देखो, 3 पॉजिटिव मिलके 2 नेगेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहां 2 पॉजिटिव मिलके 2 नेगेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है रिपल्शन कहां ज्यादा होगा? 2 पॉजिटिव मिलके जहां 2 नेगेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। रिपल्शन कम कहां होगा? जहां 3 पॉजिटिव मिलके 2 नेगेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। पक्की बात है। आगे अगर हम बात करें थीटा की, थीटा कहां ज्यादा होगा? तो देखो, एक जो थीटा है, थीटा 1 और थीटा 2, मैं आपको पहले बता दूं कहां पे है। एक तो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड समझ रहे हो ना? ये क्या है साहब? बोरॉन है। ये क्या है साहब? बोरॉन है। इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना, ये वाला, अरे यार ये समझो ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इनके बीच के एंगल को अपन क्या बोलेंगे? थीटा। और ये दोनों जो हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको हमने भी क्या बोला है? थीटा 1 थीटा 2 का हमने नाम दिया। जैसे कि मैंने इसको थीटा 2 बोला है और इसको क्या बोला है? थीटा 1 बोला है। अब समझने की कोशिश करो मेरी बात को। तुमको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कैसे है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, टर्मिनल वाले कैसे हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी कहां ज्यादा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। रिपल्शन कहां ज्यादा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। तो थीटा किस कहां पे? रिपल्शन जहां ज्यादा, थीटा भी तो वहीं पे ज्यादा होगा। थीटा किसका ज्यादा होगा? बताओ जल्दी। थीटा होगा, थीटा 2 का ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? थीटा 1 के कंपैरिजन में। आगे चलो, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो अब देखो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करना बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखो बेटा, 3 एटम है। कितने एटम है? 3 एटम है एक जगह। समझने की कोशिश करना, ये पूरा का पूरा बॉन्ड तो एक ही है ना, ये तो पूरा का पूरा एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 ही है। एक जगह 2 एटम है। अब तुम मुझे बताओ जगह कौन ज्यादा ऑक्युपाई करेगा? जाहिर सी बात है 3 वाला यार, जहां पे 3 सेंटर है, जहां पे 3 लोग हैं, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में एज कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के। अब अगला सवाल आता है बॉन्ड एनर्जी का। तुम गलत तरीके से मत सोचना, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही सोचते जाओ। मुझे पता है तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन आ रहा है अभी, और वो गलत सोच रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो मैं बता रहा हूं उसे वैसे सोचो, ठीक है? अब बात आती है बॉन्ड एनर्जी की। तुम सोचोगे क्या बॉन्ड लेंथ से आंसर इसका दे देता हूं। तुम बताओ मुझे, अट्रैक्शन कौन से बॉन्ड में ज्यादा था? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में? सोच के बताओ अट्रैक्शन। अरे रिपल्शन कहां ज्यादा है भाई? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। रिपल्शन कहां ज्यादा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये कैसे कह सकते हो कि अट्रैक्शन जो होगा वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा? कह ही नहीं सकते ना, उल्टा होगा ना भाई। तो अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। अट्रैक्शन कम कहां होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। यहां पे क्या है साहब? अट्रैक्शन ज्यादा। यहां पे क्या है? अट्रैक्शन कम। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। अट्रैक्शन ज्यादा कहां है? यहां पे। तो एनर्जी ज्यादा कहां पे लगेगी? जाहिर सी बात है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में लगेगी। पक्की बात है। इंपॉर्टेंट बात कितना होता है यहां पे देख लो, थीटा 2 की वैल्यू जो होती है डेट इज 120 डिग्री होता है, थीटा 1 की वैल्यू जो होती है 97 डिग्री होता है। तो B2S6 के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूं, सुनो जरा गौर से। B2S6 है,
अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? ब्रिज बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है बेटा? ब्रिज बॉन्डिंग है। और ये कौन सा हाइड्रोजन है? टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये कौन सा हाइड्रोजन है? टर्मिनल हाइड्रोजन है। अब समझना, ये क्या है? H टर्मिनल है। ये क्या है? H टर्मिनल। और ये क्या है? H ब्रिज है। क्या है? H ब्रिज है। अब मेरी बात को सुनो, ये H ब्रिज है और ये क्या है? H टर्मिनल है। अब समझने की कोशिश करना यहां पे, H ब्रिज जो होता है वो होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और एस टर्मिनल क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे सवाल ये पूछा जाए कि लेविस बेस जब आएगा अटैक करने तो वो कहां पे करेगा? तो सुनो, लेविस बेस क्या होते हैं? पहली चीज तो ये समझो, लेविस बेस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने फॉर्म में रह सकते हैं? 2 फॉर्म में। कौन कौन से? एक तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रह सकते हैं और दूसरा किस फॉर्म में रह सकते हैं? लोन पेयर के फॉर्म में रह सकते हैं। किस फॉर्म में? लोन पेयर के फॉर्म में। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो डोनेट करे वही बेसिकली क्या है? लेविस बेस। तो डोनेट करने वाला तो डोनेट करेगा ही, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला के पास क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल। अब देखो, खाली ऑर्बिटल डेफिशिएंट कहां है? इलेक्ट्रॉन की कमी कहां है? वहीं ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो लेविस बेस विल अटैक ऑन ब्रिज बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब लेविस बेस अटैक करने आएगा वो कहां करेगा? ब्रिज बॉन्ड पे करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ। जाहिर सी बात है करेगा यार, ब्रिज बॉन्ड पे करेगा। अभी मैं आपको बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उस रिएक्शन के अंदर बताऊंगा कि जो लेविस बेस होता है वो कहां अटैक करता है? ब्रिज बॉन्ड पे अटैक करता है। लेविस बेस विल अटैक ऑन, लेविस बेस विल अटैक ऑन, अटैक ऑन 3 centered 2 electron bond, that is bridge bond, that is bridge bond। वो किस पे अटैक करेगा? ब्रिज बॉन्ड पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा बच्चों? ब्रिज बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो वो ब्रिज बॉन्ड कौन होता है? ब्रिज बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पक्की बात? यहां तक की बात क्लियर है सबको? पक्की? आगे चले, आगे चलो, चलते हैं, देखते हैं जरा गौर से। सबसे पहली चीज क्या है? ये हेलोजन। क्या है ये? हेलोजन। क्या है ये? हेलोजन। हेलोजेंस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इजीली बाहर निकल जाए। पक्की बात है? सोडियम है, सोडियम को तोड़ो, प्लस माइनस, और इसको कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या काम होता है? H माइनस देना काम होता है। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो लहा इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लहा कहते हैं। लहा क्या करेगा? H माइनस देगा। अब देखो यहां पे जरा गौर से सुनो, H माइनस क्या अटैक करेगा? एंटी बॉन्डिंग में जा जाके लात मारना चालू कर देगा। अब लात मारना चालू कर देगा तो यहां से F निकल जाएगा, यहां से F निकल जाएगा और यहां से F निकल जाएगा। यहां पे कौन आके जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने लात मार के बाहर किसको निकाल दिया? फ्लोरीन को बाहर निकाल दिया। और वहां पे खुद कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। अब इससे जुड़ने से फायदा क्या हुआ? समझो, ये 2p ओवरलैपिंग थी। यहां पे अगर हम बात करें ये 2p ओवरलैपिंग थी, जबकि अगर मैं बात करूं 2p1s ओवरलैपिंग यहां पे हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू उसके बेहतर ओवरलैपिंग है। दैट इज वाई BF3 से BS3 कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो H माइनस क्या करेगा? BF3 को किस में कन्वर्ट करेगा? BS3 में। सिंपल सी बात है। BCl3 अगेन हेलोजन है। हेलोजन क्या होंगे? लिविंग ग्रुप होंगे, और लिविंग ग्रुप जो होते हैं हेलोजन आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो H माइनस फिर से जाएगा, लात मारेगा, बस यहां क्या चिपका दो? कर लो। हाइड्रोजन क्या एंटी बॉन्डिंग में लात मारा, कर लो, सीधा जमीन पे जाके गिरी। जमीन पे गिरी, पूरे मुंह पे क्या लग जाएगा? धूल लग जाएगा। देख के मुस्कुराना और यहां पे क्या बना देना? BS3 बना देना। LiLH4 का काम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसे कहते हैं, और इसका काम है केमिस्ट्री की दुनिया में H माइनस देना। जब ये H माइनस देगा अगेन वो जाएगा, और H माइनस का काम क्या है? लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना। एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा, फुल्लो एकदम जमीन पे जाके गिरेगा, पूरे मुंह पे धूल पानी हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? BS3। लेकिन आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा कि BS3 जो होता है वो अपने मोनोमर फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, और सब लोग इसकी वेकेंट ऑर्बिटल पे गंदी नजर डाल के रखते हैं। दैट इज वाई ये चाहता है कि एनी हाउ मैं इस मोनोमर फॉर्म से डाइमर फॉर्म बना लूं। तो जिसकी पहली बीबी नहीं होती है वो दूसरी बीबी बनाता है। तो पहली बीबी इसकी क्या? पहली बीबी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं था, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था। बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाया? समझो यहां पे बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाया? हाइड्रोजन है इसके पास यहां पे। उसके लिए कंडीशन क्या होती है? समझो, बैक बॉन्डिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। एक एटम के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल, और एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो था, लेकिन एक बात आप मुझे सोच के बताइए, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है,
लेकिन एडजेसेंट एटम के पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये पहली बीवी नहीं बना सकता। जब ये पहली बीवी नहीं बना सकता तो इसको दूसरी बीवी बनानी पड़ेगी, यानी बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो इसको ब्रिज बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। ब्रिज बॉन्डिंग करता है तो क्या बनाता है साहब, क्या बनाता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाएगा, B2S6 बनाएगा। क्या बनाएगा, बोलो बोलो लाल बोलो जल्दी, ये क्या बनाएगा, B2S6 बनाएगा बच्चों। और यहां तीनों केस में क्या बन जाता है, B2S6 बन जाता है। तो बोरॉन की रिएक्शन BF3 की आपको अगर दे वो किसके साथ, NaH के साथ दे, अगर वो आपको किसके साथ दे, BCl3 की रिएक्शन NaH के साथ, या फिर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ दे, तो आपको सिंपली पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, BS3 में। अच्छा BF3 से BS3 क्यों बना, या BCl3 से BS3 क्यों बना, उसका मैंने लॉजिक आपको बताया, उसका आप याद कर सकते हैं, कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि BS3 जो पहली बीवी नहीं बना सकते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते वो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया, एम्स के अंदर क्वेश्चन क्या था वो सुनिए जरा गौर से। उन्होंने दिया NaBH4 को I2 के साथ हम ट्रीट करते हैं। पहली चीज I2 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी चीज इसको क्यों यूज किया जाता है, H- को एलिमिनेट करने के लिए। अब बात आती है पहले फंडे को हम समझते हैं। यहाँ पे NaBH4 की अगर हम बात करें, BH H H और ये H। अब NaBH4 क्या करता है, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जैसे लिथियम अल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड H- देने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या देने का काम करता है बच्चों, H- देने का। अब ये यहां से क्या देगा, H- देगा और साथ में क्या देगा, BH3 खाली ऑर्बिटल, H- और क्या देगा, BH3। अब समझने की कोशिश करना, ये I2 क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। कैसे एलिमिनेट करता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अब सोचो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जब आया, ऐसे कई सारे H- बनेंगे, सबसे इलेक्ट्रॉन I2 खींचता जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऐसे दो हाइड्रोजन मिलकर कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद वो क्या बना के, H2 गैस बना के वो खुद तो निकल जाएंगे। साथ में क्या बन जाएगा, I2 अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, I2 की अगर मैं बात करूं तो I2 किस में कन्वर्ट हो चुका है, I- में। किस में कन्वर्ट हो चुका है, इधर मैं दिखा देता हूं, I- में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन से चला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे, इधर इलेक्ट्रॉन छीनना पसंद करेगा, I- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, आपका सोडियम है, सोडियम देख देख के मुस्कुराएगा, देखो आई तुम माइनस हो मैं प्लस, चलो कुछ करते हैं, कहता है गुलाबी चद्दर के अंदर चलते हैं, Na बना लेंगे साहब। ये क्या बना लेंगे, Na बना लेंगे। बचा क्या आपके पास, BS3। क्या बना, BS3। अब आपको पता है BS3 के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अब तुमको पता है BS3 अपने मोनोमर फॉर्म में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बना लेते हैं, मतलब जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। तो ब्रिज बॉन्डिंग के जरिए ये क्या बना लेगा, अगेन क्या बना लेगा, B2S6 बना लेगा। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो, BF3 हुआ, BCl3 हुआ, BF3 हुआ, अगर हम इनको NaOH LiLH4 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, BS3 बनाते हैं। BS3 अनस्टेबल होता है मोनोमर फॉर्म में, इसलिए वो क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगना चाहिए। अगला सवाल अगर मैं बात करूं कि अगर B2S6 को अगर मैं NaH के साथ ट्रीट कर दूं तो क्या बनेगा, देख बेटा B2S6 कैसे टूटेगा, BS3 में टूट जाएगा। दोनों के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है बेटा, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल है। यहां पे क्या है, Na+ है और H- है। H- क्या करेगा, H- यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा, Na+ BH4-, यहां पे अगर मैं बात करूं Na+ और BH4-, ये कंपाउंड बन जाएगा आपके सामने। यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन कहां अटैक कर देगा, वेकेंट ऑर्बिटल पे, ये BH4- बन गया और Na क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, डेट इज Na+ BH4-, यहां पे फॉर्म हो जाता है। आगे रिएक्शन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो जरा गौर से देखो, B2S6 को जब हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है X, साथ में निकलता है H2 और साथ में निकलता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तीनों बातों को समझते हैं। पहली चीज, B2S6 को जब आप O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप एक चीज समझिए कि ये कैसी रिएक्शन है, एक कंबस्टन रिएक्शन है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, यहां पे बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीट, यहां पे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तीसरी चीज, गुड फ्यूल जस्ट लाइक C2H2, एक अच्छा फ्यूल है ये, किसकी तरह यूज किया जाता है, C2H2 की तरह, सॉरी C2S6 की तरह इसको यूज किया जाता है। किसकी तरह, C2S6 की तरह।
समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं बोरॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसके ऊपर चार्ज +6, एक बोरॉन के ऊपर चार्ज +3, यानी कि अगर टोटल चार्ज में देखो तो कितना है, 2 बोरॉन के ऊपर +6 का चार्ज। कितने ऑक्सीजन ऐसे मैं जोड़ दूं कि यहां पे ये जो चार्ज है ये कंप्लीट हो जाए। तो समझने की कोशिश करो यहां पे कि B2 है, एक के ऊपर कितना चार्ज होता है +3, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, -2 × 3 कितना हो जाएगा -6, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर मुझे बनाना है तो B2O3 क्या बन जाएगा, ये B2O3। अब अगेन रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट लगाओ, देखो 3 2 जा, बोरॉन पे कितना चार्ज +3 का, 3 2 जा, यहां पे बोरॉन के ऊपर क्या आ जाएगा +6, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2 का चार्ज। कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 × -2 कितना हो जाएगा -6। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कैटायन और एनायन दोनों जगह चार्ज क्या है, हाई है। कैटायन पे भी चार्ज हाई है और एनायन पे भी चार्ज हाई है। कैटायन और एनायन दोनों जगह चार्ज हाई है। अब जब कैटायन और एनायन दोनों जगह चार्ज हाई है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पे लगता है रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। क्या लगता है बच्चों, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट लगता है। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट लगने की वजह से स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा, स्टेबल लैटिस बनेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगी, तो यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अच्छा, इसको फ्यूल की तरह भी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि B2S6 को जब O2 के साथ आप कंबस्टन रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कंबस्टन रिएक्शन। B2S6 को जब आप O2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को यूज करके आप कई सारी व्हीकल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस एज फ्यूल, और इनफैक्ट ये फ्यूल की तरह यूज भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीट निकलने की वजह से, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलने की वजह से हम इसको फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज B2S6 को अगर मैं पानी के साथ ट्रीट करता हूं तो यहां पे क्या बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। कैसे बनता है वो समझो। देखो बेटा, B2S6 टूटेगा कैसे, BS3। अब BS3 की अगर मैं बात करूं, बोरॉन हाइड्रोजन, ये रहा, सॉरी हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब होगा क्या, जरा गौर से यहां पे समझना। जब यहां पे पानी को लाके मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं, किसको लाके तोड़ने की कोशिश करता हूं, पानी को लाके तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो पानी को लाके तोड़ने की वजह से यहां पे क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से ऐसे टूटता है, और जब ये टूटता है तो यहां पे क्या बनता है, H3BO3 बनता है। H3BO3 जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये एक रिएक्शन थी, 7-8 रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी, और हम आगे चलते हैं। कंबस्टन रिएक्शन हमने पढ़ ली, हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ ली, हमने पीछे बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा चीजों को लेके और आगे देखते हैं। जरा गौर से देखिए बेटा, B2S6 को 2NH3 के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो क्या बनता है, समझना। यहां पे बनता है B2S6.2NH3 बनता है। क्या बनता है, B2S6.2NH3 बनता है। अब अगर मैं बात करूं B2S6 में, तो ये रहा B, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा B, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा B, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। समझने की कोशिश करिए, यहां पे ये जो NH3 है ये क्या करता है, ये सिमेट्रिकली क्लीव करने का काम करता है, और यहां पे क्या बनता है, BH2 पॉजिटिव, और यहां पे क्या बनता है, BH4 नेगेटिव बनता है। अब देखो बोरॉन क्या है, यहां पे समझने की कोशिश करो। 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, साथ में इसके पास क्या है, 2 वेकेंट ऑर्बिटल अभी है। अब जब 2 वेकेंट ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है सर, लोन पेयर होता है। लोन पेयर आएगा, खुपैच यहां पे किसको दे देगा, ये सीधा का सीधा किसको दे देगा, बोलो बोलो मेरे लाल, जल्दी बोलो। NH3 यहां पे है, यहां पे ये लोन पेयर किसको दे देगा, ये लोन पेयर दे देगा बोरॉन को। जैसे ही बोरॉन को देगा, एक्चुअल में बन क्या रहा है, एक्चुअल में कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं ओवरऑल उस कंटेनर के अंदर क्या क्या है, बोरॉन कितने हैं अभी भी, 1 2, तो B2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पे कितने हैं, 4, तो S6 लिख दिया, 4 2 6, और NH3 कितने आ गए, 2 आ गए। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, जब 2 NH3 के साथ लो टेम्परेचर में हम B2S6 को रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है, B2S6.2NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, B2S6.2NH3 बन जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, B2S6 को NH3 के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, आपको पता है यहां पे बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल है।
नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के दे देगा, किसको दे देगा? बोरॉन को। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के किसको दे देगा? बोरॉन को दे देगा। और यहां पे कैसी बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो मेरे लाल। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से दिस स्ट्रक्चर इज मोर और लेस सिमिलर टू ऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज कि दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद द ऑर्गेनिक बेंजीन, और इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं, एक एटम के पास क्या था? लोन पेयर था, और दूसरे एटम के पास क्या था बच्चों? दूसरे एटम के पास था, एक मिनट, दूसरे एटम के पास क्या था? वेकेंट ऑर्बिटल था। एक जगह क्या था? एक जगह लोन पेयर था, दूसरी जगह क्या था? वेकेंट ऑर्बिटल था। और यहां पे अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन जो था वो सेकेंड पीरियड का था, बोरॉन भी कौन से पीरियड का था? सेकेंड पीरियड का था। हमें पता है बैक बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। एक होता है एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है बच्चों कि अगर मैं बात करूं एक एटम सेकंड पीरियड का है तो दूसरा एटम जो होना चाहिए वो सेकंड या फिर थर्ड पीरियड का होना चाहिए। साहब इसके अंदर है, देखो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऐसी बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इसको इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग को बोलेंगे। पक्की बात है? पक्की बात। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, जरा तरीके से सुनना। यहां पे अगर NH3 को लो टेम्परेचर पे लिया तो आपका क्या बन जाता है? B2S6.2NH3 बन जाता है। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया तो यहां पे बन जाता है, दैट इज व्हाट? यहां पे आपका बन जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाता है। तीसरी तरफ अगर मैं चलता हूं, B2S6 को अगर मैं एक्सेस में ले लेता हूं और हीट करता हूं तो बेटा यहां पे बनता है BNX। BNX को क्या बोला जाता है वो जरा गौर से देखिए। BNX सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। X मतलब बहुत ज्यादा अगर एक्सेस में आपने ले लिया तो BNX। अब देखो आपने जब क्या किया था, लिमिटेड लिया था इनिशियली लो टेम्परेचर पे, तो वहां पे आपका क्या बना था? B2S6.2NH3 बना था। आपने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लिया तो वहां पे क्या बन गया? वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, जिसे अपन ने कहा इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्योंकि देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी रिलीज होगी, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में अपने जाना चाहेगा। अब अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया? NH3 को एक्सेस में ले लिया, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? जब एक्सेस में लेके हीट करोगे तो यहां पे BNX मतलब बहुत सारे नंबर हमें पता नहीं है, एक्सेस है मतलब एक्सेस में बनेगा भी कंपाउंड। तो अब यहां पे क्या बनता है? BNX बनता है, और BNX जो होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कैसा होता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे मतलब एक यूनिट नहीं है इसके अंदर, बहुत सारी यूनिट है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे अपन अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? तो इसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। अभी जो मैंने जस्ट अभी आपके इसके पहले बताया दैट इज वो इनऑर्गेनिक बेंजीन था, जबकि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप याद रखेंगे NH3 लो टेम्परेचर पे दिया तो उसने B2S6.2NH3 बनाना है, वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई किया तो आपको बनाना है क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया तो वहां पे आपको क्या बनाना है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाना है। लेटर ऑन आई विल डील विद ग्रेफाइट टू व्हेन आई विल टेक द पार्ट ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, वहां पे डायमंड और ग्रेफाइट वगैरह, फुलरीन वगैरह, वो सारी चीजें मैं वहां पे क्लियर करूंगा, है ना। अभी अगर हम बात करें आगे, B2S6 को अगर हम CH3N के साथ लेते हैं तो देखो ट्राई मिथाइल अमाइन करता क्या है? आपको पता है ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? ब्रेस बॉन्डिंग इनके बीच में क्या है बच्चों? बोलो जल्दी। ये क्या है? ब्रेस बॉन्डिंग है। ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे क्या होता है? नाइट्रोजन NCH3 का होल थ्राइस यहां पे क्या करता है? इसको सिमेट्रिकली क्लीव करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? सिमेट्रिकली क्लीव करने का। इसको क्या करने का काम करता है? सिमेट्रिकली क्लीव करने का काम करता है। सिमेट्रिकली जब क्लीव करेगा तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा? BS3 का पार्ट अलग हो जाएगा। BS3 का पार्ट अलग हो जाएगा तो यहां पे दो क्या आ जाएंगे? BS3, और ये क्या हो गया? ये भी BS3 है, यहां पे दो BS3 आ गए। समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। नाइट्रोजन के साथ अगर मैं बात करूं आपकी तो यहां पे जरा गौर से देखिए, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। ऐसे ही 2 मोल नाइट्रोजन आएंगे, अपना लोन पेयर किसको दे देंगे? यहां पे ये BS3 के खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देंगे। तो यहां पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा बच्चों? तो यहां पे बनेगा 2 मोल BS3 के साथ कौन आके जुड़ गया? NH3 आके जुड़ गया। कौन जुड़ गया? BS3 के साथ आके कौन जुड़ गया? NH3 आके जुड़ गया।
आगे अगर मैं बात करूं सीओ के केस में, सीओ के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। सीओ के केस में भी देखो, सीओ के केस में क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पे क्या है, लोन पेयर, इसके पास अगर मैं बात करूं ये दो पार्ट में टूटेगा, ऐसे तोड़ दो, BS3, एक के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, दूसरे के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर कहां दे देगा, वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर दे देगा। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, BS3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BS3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO बन जाएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, BS3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, BS3 NS3 यहां पे बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाता है, BS3 CO बन जाता है। 2 मोल ही बनता है, बिल्कुल सही बात है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे बनता है वो आप वहां पे मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए भी आप देख लेंगे। आगे अगर हम चलते हैं तो जरा गौर से देखो, S3BO3 हमने लिया, हीट किया साहब। S3BO3 का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, BOH OH OH। अब यहां पे क्या होगा, ये क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। जैसे ही आपने हीट किया, यहां से एलिमिनेशन किसका होता है, पानी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहां पे आपको दे रखा है कि यहां पे क्या बनता है, मेटाबोरिक एसिड बनता है, HBO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, HBO2 बन जाएगा। अब यहां पे 2 मोल HBO2 को लेके हमने क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया। तो देखो क्या होगा, ये क्या है OH, ये क्या है B, यहां पे अगर मैं बात करूं BOH, और ये डबल बॉन्ड O, ऐसे समझो, यहां पे OH, यहां पे ये क्या है, B डबल बॉन्ड O। अगर हम बात करें, अब आपने क्या किया, स्ट्रांगली हीट कर दिया। स्ट्रांगली हीट करेंगे तो अगेन यहां पे अब क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। बनने वाली चीज क्या, एक बोरॉन, कितने बोरॉन है, 2 बोरॉन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पे क्या बनता है, B2O3। अच्छा, B2O3 को क्या कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं या बोरिक सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं। सेस्क्यू का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए। B2O3 जब बना था, B2O3 मतलब एक ऑक्सीजन के साथ कितने बोरॉन, 2 बोरॉन है। तो अगर मैं इसको अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, BO3 3/2। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 1.5 वैल्यू आएगी, और इसको अगर हिंदी में कहा जाए, 1.5 बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, 1.5। और 1.5 को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सेस्क्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेस्क्यू बोला जाता है। तो इसको अपन कहते हैं बोरिक सेस्क्यू ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, बोरिक सेस्क्यू ऑक्साइड बना रहा है। चूंकि बोरॉन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, एक यूज किया। अगर मैं आगे बात करूं, S3BO3 is a weak acid. It does not give H+ ion. S3BO3 एक कमजोर अम्ल है, मतलब एक वीक एसिड है, जो कि H+ देना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। वो क्या लेना पसंद करता है, OH- लेना पसंद करता है। क्या करता है, OH- लेना पसंद करता है। समझो ऐसे कि बेस OH- देता है, एसिड H+ देता है। तो ये भी तो कह सकते हो एसिड OH- लेता है। ये इतना तगड़ा एसिड नहीं है कि ये अपना H+ दे पाए, लेकिन ये इतना एसिडिक है, इसी वजह से ये OH- लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, S3BO3 डस नॉट गिव H+ आयन, लेकिन ये क्या करता है, ये OH- लेता है। जब ये OH- लेगा तो देखो क्या होगा। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं S3BO3 की, तो B ये रहा, OH ये रहा दूसरा OH, और ये रहा तीसरा OH। यहां पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, यहां पे ये टूटेगा, OH- क्या करेगा, यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल में आके जुड़ जाएगा। जैसे ही इसने यहां पे ये जुड़ा, यहां पे ये क्या बनेगा, यहां पे ये बनेगा BOH OH OH OH, ये बनेगा। यहां पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब हम यहां पे वही मैं पूछ रहा था आपसे कि X क्या बनेगा, तो X आपका ये बन गया, और बाहर क्या बन गया, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये बाहर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डेट इज Na+, यहां बाहर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से समझो, हमने कहा कि इस X को मैं cis1 डाइऑल के साथ, cis1,2 डाइऑल के साथ ट्रीट करूंगा। cis1,2 डाइऑल क्या होते हैं, सेम साइड पे 2 OH अगर आजू बाजू एडजेसेंट पोजीशन पे अगर जुड़े हुए हैं, फिर से मेरी बात को सुनो, सिस पोजीशन पे जस्ट आजू बाजू एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH जुड़े हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डाइऑल। 1,2 पोजीशन पे जुड़े हैं, इसलिए 1,2 डाइऑल। अच्छा, दोनों सेम साइड है, इसलिए cis1,2 डाइऑल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसका एग्जांपल हो सकता है कैचीकॉल। ठीक है, कैचीकॉल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, cis1,2 डाइऑल का एग्जांपल होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल होता है, बच्चों बोलो किसका होता है, वो एग्जांपल होता है आपका cis1,2 डाइऑल का। मैंने कहा कि जब इसके साथ हम ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, तो जरा गौर से देखो, X को जब ट्रीट करेंगे कुछ नहीं होगा। X में बेसिकली क्या है, BOH OH। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी, इसको दूसरे पेज पे ही कर दूं क्या यार, ये फिर रुको रुको, मैं कोशिश करता हूं। यहां पे बात करूं, BOH OH OH OH। cis1,2 डाइऑल का मतलब क्या है, ये OH CH2 OH CH2 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 OH के साथ जब अपन ट्रीट करेंगे, CH2 OH के साथ,
यहां पे क्या होगा बच्चों, बेसिकली पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां पे ये अपना पानी छोड़ देंगे। जैसे ही पानी छोड़ेंगे Y की जगह क्या बन जाएगा, CH2O, सॉरी CH2O BO CH2O O CH2O CH2, ये बन जाएगा। यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग का फॉर्मेशन जो जनरली होता है उसे अपन कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों, चिलेशन कहते हैं। ये क्या है, चिलेशन है। ये क्या है, चिलेशन है। यहां पे रिंग के फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, चिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। और चिलेशन मतलब रिंग का बनना कहीं ना कहीं सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी देने का काम करता है। रिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी देने का काम करता है। मैं बता दूं, कोई भी अगर पार्ट, अगर मैं कोई भी रिएक्शन की बात करूं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, जनरली दो बातों पे उसकी बातें मैक्सिमम डिपेंड करती हैं। पहला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा क्या होता है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स बोले तो रेट से रिलेटेड है और अगर थर्मोडायनेमिक्स बोले तो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली किसी भी सिस्टम का, रिंग का बनना सिस्टम को क्या देने का काम करता है, स्टेबिलिटी देने का काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से यू, कि अगर रिंग बन रही है यानी कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो उष्मागतिकीय रूप से इसको क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। आगे चलें, आगे अगर हम और चीजें देखते हैं तो जरा गौर से देखिए। टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए यूज किया जाता है इथेनॉल को। इथेनॉल क्या करता है, जरा गौर से समझो। यहां पे एक्चुअल में क्या बनता है, ट्राई इथाइल बोरेट बनता है। ट्राई इथाइल बोरेट का मतलब क्या होता है, ये बोरॉन, ये OC2H5, ये OC2H5 और ये OC2H5 क्या बनाता है, OC2H5 बनाता है। ठीक है, अब यहां पे कैसे होता है, जरा गौर से देखो। यहां पे ये क्या है, H, ये क्या है O, ये क्या है C2H5, ये क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं HOC2H5, ये क्या है HOC2H5। यहां पे ये क्या निकाल देंगे, पानी। यहां पे ये क्या निकाल देंगे, पानी। यहां पे ये क्या निकाल देंगे, पानी। जैसे ही पानी निकालेंगे यहां पे अगर मैं बात करूं क्या बनेगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे बन जाएगा ट्राई इथाइल बोरेट। क्या बनेगा, ट्राई इथाइल बोरेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहां पे ट्राई इथाइल बोरेट, कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन जो होता है ये किसके लिए, टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड के लिए। ठीक है, ये तभी बनेगा जब यहां बोरिक एसिड रहेगा, क्योंकि बोरिक एसिड नहीं है तो C2H5OH के साथ वो रिएक्ट करके ट्राई इथाइल बोरेट नहीं बना सकता है। कैसे पता कैसे चलता है, ये जब होता है ना, जब इसको आप फ्लेम पे बर्न करते हो तो इसकी कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होता है। तो बर्न विद द ग्रीन फ्लेम, इस ग्रीन फ्लेम से अगर जलता हुआ हमें दिखा वो, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई वो क्या था, बोरिक एसिड ही था। नहीं दिखा तो हमने कह दिया कि नहीं ये बोरिक एसिड, समझ रहे हो। तो टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड के लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनते रहिए, बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। फालतू टाइम आज हम अपना बिल्कुल भी कहीं नहीं लगाएंगे। जितना देर पढ़ेंगे उतने देर में इफेक्टिव चीजें अगर हम लेके और बहुत अच्छे में स्कोर करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने क्लेम किया है कि नीट के अंदर नहीं आएगा, आप यकीन मानो दोस्त, सिर्फ इतना पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देख जाना, इसको पढ़ने के बाद तुरंत एनसीईआरटी पढ़ जाना। वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर वो कॉर्नर जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर अप कर रहा हूं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी आपके मन के सांत्वना के लिए मैं बता रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर विश्वास ना हो तो यकीन मानो दोस्त, जिस दिन नीट देके निकलोगे उस दिन ब्लॉक केमिस्ट्री से अगर सवाल आएगा, सवाल इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। आओ इधर अगर मैं बात करूं बोरेक्स की, अगर मैं बात करता हूं तो बोरेक्स का मतलब Na2B4O7 को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है बेटा, H3BO3 बनता है। H3BO3 कैसे बनता है, क्योंकि ये HCl जो रहता है एब्जॉर्ब NaOH। चूंकि HCl एक एसिड है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस, एसिड बेस। तो HCl क्या करता है, इसके अंदर से NaOH को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो बची हुई चीज, जो रेमिनेंट चीज होती है, दैट इज H3BO3। कैसा पीपीटी बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है सर। कैसा पीपीटी बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। डोंट फॉरगेट इट, H3BO3। अगर हम बात करें किसके साथ, बोरेक्स को जब हम HCl में डालते हैं तो बनने वाली चीज होती है H3BO3। उसकी पीपीटी किस कलर की होती है, व्हाइट पीपीटी होती है सर। भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड में ग्रीन फ्लेम से बर्न करता है, आपको पता है। अलम्स की बात करते हैं, बोरॉन्स की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बोरॉन्स की टोटल 17 रिएक्शन हमने पढ़ी। अब हम अलम पे आते हैं। अलम क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ +1 एंड +3 कैटायन। क्या सबको अलम बोलेंगे, नहीं साहब। +1 और +3 वाले हाइड्रेटेड सल्फेट को, हाइड्रेटेड सल्फेट को क्या बोलेंगे, बोलो 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 बोलो, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ +1 एंड +3
आयन इज नन एज बेसिकली व्हाट, अलम बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है सर? अलम बोला जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं लिथियम जो होता है सर, लिथियम +1 में होता तो है सर, लेकिन वो सल्फेट क्यों, सॉरी अलम क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि आप याद रखेंगे लिथियम कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। लिथियम अलम नहीं बना सकता, कारण क्या है कि वो अपने स्मॉल साइज के नेचर की वजह से वो अलम नहीं बनाता है। तो याद रखेंगे लिथियम कैन नॉट फॉर्म अलम ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम अलम नहीं बनाता है। जबकि अगर मैं बात करूं, किसकी बात करते हैं बेटा? एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें +3 में बनाता है, देखो। अच्छा, पोटेशियम की बात करें +1 में है, बनाता है, देखो, ठीक है। अच्छा, अगर Mg की बात करें, Mg कैन फॉर्म अलम? नो सर, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो +2 में है। हमने क्या बोला? हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ +1 एंड +3 कैटायन। +1 और +3 के जो कैटायन है वही क्या बनाते हैं? वो क्या बनाएंगे? बेसिकली अलम बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और Mg किस में होता है? +2 में होता है। किस में होता है बेटा? +2 में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं। सल्फेट्स क्या करते हैं? जनरली एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म क्रिस्टल। ये जो सल्फेट होते हैं जनरली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। सल्फेट्स क्या करते हैं? अलम के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट, क्या कि सल्फेट एक तो लिथियम वाली बात एक तो, और तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात कौन सी? कि हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ +1 एंड +3 कैटायन कैन फॉर्म व्हाट? अलम। अब अगर हम आगे बात करें, जैसे कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एम्पेरिकल फार्मूला आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2? देखो SO4 कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 1 है। 3 1 4, मतलब SO4 टोटल कितना हुआ? 4। 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखो 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। वाटर कितना है? 24 है। 24 का मतलब कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी 12। देखो 12 वाटर है कि नहीं है? अच्छा, m कितना है? यहाँ पे देखो m डैश कितना है? अगर मैं बात करूं m और m डैश, देखो यहाँ डैश लगा रखा है मैंने, m और m डैश कितने हैं? 2 हैं। तो यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएंगे। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला? इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। और कई दफा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला के रूप में। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप सिंपली क्या करो? डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्या कर दो? डिवाइडेड बाई, आप क्या करोगे बोलो बेटा? डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे जो इसका दो फॉर्मूले आपको दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज व्हाट, कि एक तो आपको मिल सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में और दूसरा मिल सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के रूप में। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में अंतर क्या है? इसको डिवाइड कर देना 2 से, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिख जाएगा। अब अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन एग्जांपल, दैट इज पोटाश अलम, दैट इज K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर। पोटाश, पोटाश से याद रखिए, पोटाश अगर आया है तो वर्ड कैसे? बेसिकली पोटेशियम। अक्सर आपने वॉशिंग सोडा सुना है, सोडा सुना है, उसके बाद से सोडा एस सुना है ना? तो सोडा वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, टेक्निकली याद रखिए। सोडा मतलब सोडियम का प्रेजेंट हो सकता है, सोडियम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। पोटाश है पोटेशियम, पोटेशियम पोटाश, पोटेशियम पोटाश मतलब पोटेशियम प्रेजेंट हो सकता है। तो जनरल जो हमारे सिलेबस में दैट इज पोटाश अलम है। क्या है? पोटाश अलम है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर होता है। मैं बात करूं, ये एक डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट बोले तो द्विक लवण। क्या होते हैं ये डबल सॉल्ट? जो पानी में जाने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे दे। अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन का अगर टेस्ट दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे, पोटेशियम जो है जनरली ये नॉन रिएक्टिव आयन होता है, तो ये अपनी प्रेजेंस कम दिखाता है। क्या दिखाता है? पानी के अंदर अपनी प्रेजेंस कम दिखाता है। ये नॉन रिएक्टिव आयन होने की वजह से पानी के अंदर अपनी प्रेजेंस कम दिखाएगा। अब जरा गौर से मेरी बात को समझो, ये पोटाश अलम जो होते हैं, ये कैसे मैं मानूं कि ये डबल सॉल्ट है? आप इसके आयंस का टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? रिएजेंट का यूज करके। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला होता है BaCl2, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH, और तीसरा होता है वीक बेस दैट इज NH4OH। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस जो होते हैं, ये किसके टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं? ये अल्युमिनियम के टेस्ट के लिए। किसके टेस्ट के लिए? अल्युमिनियम के टेस्ट के लिए। यहां क्या बनाता है? AlOH का होल थ्राइस बनाता है। क्या बनाता है? AlOH का होल थ्राइस बनाता है। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या बनाता है? यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखना जरा गौर से, ये NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है। NaOH के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटाश अलम को, तो वहां पे अल्युमिनियम के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अल्युमिनियम क्या करेगा? अल्युमिनियम क्या करेगा? अल्युमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वो क्या लेगा? AlOH होल 4 माइनस बना लेता है, जो कि कैसा सॉल्युबल है? वाटर के अंदर। जबकि AlOH3 की अगर मैं बात करूं तो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? ये इनसॉल्युबल इन
इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, जबकि ये कैसा है? सॉल्युबल इन पानी, मतलब घुलनशील है पानी के अंदर। और ये कैसा सॉल्यूशन बनाता है? ट्रांसपेरेंट। तो अल्युमिनियम के आयन के टेस्ट के लिए दो चीजें ली जाती है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH, और एक लिया जाता है वीक बेस यानी कि NH4OH। अब मजेदार बात देखो, एक ही टेस्ट के अंदर, मतलब एक ही कंपाउंड के टेस्ट के अंदर एक जगह अल्युमिनियम अपना इनसॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है और दूसरी जगह क्या बना रहा है बच्चों? वो दूसरी जगह क्या बना रहा है? वो सॉल्युबल बना रहा है। याद करो, मैंने अल्युमिनियम की जब रिएक्शन कराई थी, रिएक्शन नंबर 2 के अंदर ये बात मैंने बताई थी आपको कि जब अल्युमिनियम को डाइल्यूट NaOH के साथ हमने रिएक्ट करवाया था। अब यहां पे देखो, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी बनाता है, यानी कि जलनुमा सफेद अवक्षेप बनाता है। अब अगर मैं बात करूं BaCl2, ये किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? सल्फेट बोले तो SO4-2, SO4-2 के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और BaSO4 यहां पे बनता है, क्या बनता है? BaSO4। अब ये कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है बच्चों? बोलो जल्दी। ये व्हाइट पीपीटी होता है। अब व्हाइट पीपीटी के बारे में बात करें तो ये क्या कहा जाता है? नॉट सॉल्युबल इन HCl एंड HNO3। ये HCl और HNO3 के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी वजह से हम पहचान करते हैं कि यहां पे जो बनने वाली चीज है वो बेसिकली क्या बनी है? वो BaSO4 ही बना है। तो यहां पे अगर हमने जैसे बात की कि अलम के बारे में, ये अगर हम आगे चले तो अल्युमिनियम कैन बी टेस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस यानी कि NH4OH, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। दूसरी बात, SO4 कैन बी टेस्टेड बाय BaCl2, SO4-2 कैन बी टेस्टेड बाय BaCl2, SO4-2 कैन बी टेस्टेड बाय BaCl2। सो वेल, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने बोरॉन की सारी रिएक्शन खत्म कर दी, हमने एल्युमिनियम की सारी रिएक्शन खत्म कर दी। जाके पढ़ लो ग्रुप नंबर 30। अब कहोगे नहीं सर वो बोरेक्स बीट टेस्ट और वो, बेटा वो साइड से लेके कराऊंगा, टेस्ट जो है वो साइड से लेके कराऊंगा, ठीक है? वो वाला पोर्शन अभी भी पेंडिंग है, वो टेस्ट जो होंगे वो साइड में कराऊंगा। ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होंगे, वो एंड में अपन साइड से करेंगे। आप रिएक्शन पार्ट की बात करो, आप जनरल बातें करो उस ग्रुप के बारे में, वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जाके प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं आप एग्जाम में। अब आप इसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं अब आप लगा सकते हैं। यकीन मानो दोस्त, अब आपसे सवाल एक एक सॉल्व होंगे, ठीक है? वेल, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। रेस्ट वी विल प्रोसीड लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। चलिए, बाय बाय, टाटा।